बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, तो जो एंडोक्राइनोलॉजी का पूछ रहे थे, तो इसका जो है वो उस तरह पीडीएफ बनाना मार्क करके थोड़ा सा मेरे पास अभी मुश्किल था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो इसलिए मैं आपको ना इस तरह ये वीडियो रिकॉर्ड में बता देता हूँ कि जो जो वैसे तो मैंने वो जो आपको सेंड किया था ना टॉपिक वाइज, वो भी इनफ था, लेकिन चले मैं आपको ना इसमें बता देता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें करने वाली टेस्ट के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो कुछ नहीं करना, ठीक है, किसी चीज़ को ज़्यादा टाइम देना ताकि आपको आसानी हो जाए। अब इसके बेसिकली तो 5 चैप्टर हैं। ये जो पहला है ना, ये चले मैं अभी हर चीज़ बताऊंगा अंदर से क्या करने वाली है, जनरल लेके बता रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोक्राइनोलॉजी में आपके पास आता है आपका थायराइड, देन आपका एड्रिनल हार्मोन्स, देन आपका ग्रोथ हार्मोन्स और पिट्यूटरी के हार्मोन्स। बाकी जो इंसुलिन, पैराथायराइड और जो इंट्रोडक्शन है ना, इसमें बहुत सिलेक्टिव टॉपिक्स है करने वाले, और वही आते होते हैं। तो जो मेन फोकस आपने करना है वो आपने करना है थायराइड वाले पे, एड्रिनल वाले पे और ग्रोथ हार्मोन और पिट्यूटरी वाले पे। चले हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो ये जो इंट्रोडक्शन टू द एंडोक्राइनोलॉजी है, इसमें ऐसा जो है वो कोई इंपॉर्टेंट करने वाली चीज़ नहीं है। मैं बताता हूँ जो करने वाली है। देखिए, जो गाइटन है ना, मैं आपको हमेशा कहता होता हूँ रीड गाइटन को सारा दिया करो फर्स्ट टाइम, ताकि आपका कोई एमसीक्यू स्किप ना हो। अगर आपने रीड दिया हो ना, तो एमसीक्यू में आपको क्लिक हो जाता है कि ये बात मैंने कहीं पढ़ी थी। बाकी रिटर्न के हवाले से चीज़ें सिलेक्टिव होती हैं, तो आप जब पढ़ने बैठो तो रीड सारा कर लिया करो, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको अच्छे से रिवाइज किया करो और 2-3 बार उस चीज़ को पढ़ लिया करो, बाकी बस एक बार रीड दे दिया करो। अब ये जो है ना, इसमें जो कोऑर्डिनेशन, इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है। केमिकल स्ट्रक्चर सिंथेसिस, इसमें भी कुछ पढ़ने वाला नहीं है ऐसा, ठीक है। लेक्चर्स के हवाले से जो पूछ रहे थे इसमें मेरे से, वो मैंने बताया था कि डॉक्टर नजीब के एंडोक्राइनोलॉजी के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अगर टाइम हो तो उन्हें सुन लीजिएगा, ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, उन्होंने पढ़ाया हुआ सारा गाइडेंस सही है, ठीक है। तो जो इसमें करने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो मैं बताता हूँ बस। जो बाकी है ना, जो क्रॉस करने वाला होगा वो मैं बता दूंगा, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो बता दूंगा। बाकी वैसे रीड सारा ही करना होता है, लेकिन अभी तक इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये जो टेबल है ना, ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बस आप ये देख लो, तकरीबन सारे के सारे, बस इसमें केमिकल स्ट्रक्चर याद रख लो, सारे के सारे जो हैं वो पेप्टाइड ही होते हैं। अमाइन जो है वो आपके पास सिर्फ थोड़े से होते हैं। एक आपके पास डोपामीन होगा, एक आपके पास थायराइड होगा, और इसके अलावा आपके पास जो एपिनेफ्रिन और मेडुला के हार्मोन्स हैं वो अमाइन होंगे। बाकी तकरीबन सारे पेप्टाइड्स और स्टेरॉइड्स होंगे। ये एक जनरल बात थी, ये टेबल अभी ना करना, जब आप सारी एंडो पढ़ लोगे तब आप करना। अच्छा, ये एक सवाल आया था कि नहीं, अभी नहीं आया, ये अगला टेबल भी नहीं करना, ये जो है ना आपका 75-1 वाला वह जो डाउनवर्ड, अभी तक इसमें कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हार्मोन, सिक्रीशन, ट्रांसपोर्ट, क्लियरेंस, इसमें भी कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें बस आप ये क्लियरेंस का फार्मूला देख लीजिएगा, हो सकता है एमसीक्यू में कभी आ जाए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन, ये ना वाइवे के लिहाज से और जनरल कंसेप्ट के वास्ते आपको पता होना चाहिए कि हार्मोन्स एक्ट किस तरह करते हैं। वही आपने जो बायोकेमिस्ट्री में पढ़े थे ना, रिसेप्टर्स और उनकी सिग्नलिंग ट्रांसमिशन, वही वाली इसमें बात लिखी हुई है। जी प्रोटीन वाली, कुछ आयन लिंक होते हैं, कुछ जी प्रोटीन वाले होते हैं, लेकिन ऐसा रिटर्न के वाले से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डायग्राम देख लीजिएगा थोड़ी सी, ठीक है ये वही है सिग्नलिंग, कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं थी। नीचे आ जाओ। यस, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये, इसमें जो 2 बॉक्स है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये वाला दिस, ये जो लेप्टिन वाला है, ये ऐसा जिस तरह प्रॉपर क्वेश्चन आया था कि ये एंजाइम लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर का क्या मैकेनिज्म है, ये इसमें ड्रा करनी थी, ये ड्रा करनी आनी चाहिए। इसके अलावा ये बॉक्स, ये भी आया हुआ कि राइट द नेम्स ऑफ द हार्मोन्स दैट यूज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सिग्नलिंग, ये कर लेना है। फिर इसके अलावा नीचे जो आगे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी एक बार सवाल आया हुआ है, ये डायग्राम कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लाइपोफिलिक हार्मोन्स, तो ये आपने इसमें ये दिखा देना है कि इंट्रान्यूक्लियर मैकेनिज्म होता है। देन ये जो 2 बॉक्सेस है ना, रिसेप्टर्स दैट यूज एडिनाइल साइक्लेज, ये वाला और ये वाला, रिसेप्टर दैट यूज फास्फोलाइपेज सी, ये आपने एमसीक्यू के लिए करने हैं और रिटर्न में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक थी, वो मैं आपको बता दूं कि जो पीटीएच और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है ना, वो इसमें दोनों डब्बों में लिखा हुआ है, हालांकि वो एक एक डब्बों में आता है। तो जो है ना आपका क्या उसे कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन और जो पीटीएच है, ये बेसिकली आपके इसी में आते हैं, जीएस में। ये जीक्यू में नहीं आते, ठीक है, ये जीएस में आते होते हैं। जीक्यू में इनको क्रॉस कर लीजिएगा। जो पीटीएच और ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन है ना, ये आपके बेसिकली आते हैं जीएस में, जीक्यू में नहीं आते होते, तो इनको इसमें से क्रॉस कर लीजिएगा। बाकी ये आगे जो है वो इतना कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, रेस्ट ऑफ द चैप्टर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आगे पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है।
तो ये हमारा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पिट्यूटरी हार्मोन्स और हाइपोथैलेमस वाला। इसमें जो करने वाली चीज़ें वो मैं बताता हूँ, नीचे आ जाएं। अभी तक कुछ भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, जो करने वाला वो मैं बताता हूँ। ये चीज़ इसमें आपको अभी केमिस्ट्री नहीं करनी है, वो बायो से केमिस्ट्री से लिंक है। ये पता होना चाहिए कौन कौन से जो है वो आपके पास ये होते हैं हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन्स और सेल्स के नाम और हार्मोन्स के नाम। ये सवाल आया था, बस ये पता होना चाहिए, बाकी ब्लॉक्स नहीं करना। इसके अलावा आप लोग आ जाओ, यस नीचे आ जाओ। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट कहाँ होते हैं, मीडियन एमिनेंस के ऊपर। देन अगेन आप लोग आ जाओ नीचे, यस इसमें इस बॉक्स में आपको ये पता होना चाहिए ये हार्मोन्स के नाम, TRH, GnRH, CRH, GHRH, सोमेटोस्टैटिन एंड PIH, बस इसके नेम्स पता होना चाहिए हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स के। नीचे आ जाओ तो आगे जो है वो कुछ करने वाला नहीं। यस ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ग्रोथ हार्मोन सारा ही इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ हार्मोन क्या है, कहाँ से सिंथेसाइज हो रहा है। अच्छा, हर हार्मोन में कोशिश करनी है आपने ये याद रखने की, इस पैटर्न से करना है। सबसे पहले कि वो सिंथेसाइज किधर हो रहा है, सिंथेसाइज किस साइड पे हो रहा है, रिलीज कैसे हो रहा है, ब्लड में जा रहा है तो उसका टारगेट टिश्यू क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, GQ है, GS है या स्टीरॉइड है। इसके अलावा जो है वो उसके एक्शंस क्या हैं, देन उसके डिसऑर्डर्स क्या हैं, कम हो जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब इस तरह ये ग्रोथ हार्मोन है, इसमें ये आपको पता होना चाहिए इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या है, ठीक है। इसी को जो है हम सोमेटोट्रोपिन का नाम भी देते हैं, ठीक है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का नाम भी देते हैं, ठीक है। और ये जो है वो कौन सा मैकेनिज्म यूज करता है, जैक-स्टैट मैकेनिज्म यूज करता है, ये पता होना चाहिए। इसके फंक्शंस का पता होना चाहिए, ठीक है। ये आगे ग्राफ्स ग्रूफ्स करने की ये करने की जरूरत नहीं है। ये जो इसके इफेक्ट्स लिखे हुए हैं ना, मेटाबॉलिक इफेक्ट्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। देन इसकी रेगुलेशन कैसे हो रही है, ये जिस तरह से डायग्राम में शो किया हुआ है। फंक्शंस, हर हार्मोन का आपको फंक्शन, रेगुलेशन, सिंथेसिस, रिलीज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डेफिशिएंसी एंड ओवर एक्टिविटी का पता होना चाहिए। और ये जो बॉक्स है ना, ये भी पता होना चाहिए व्हाट आर द फैक्टर दैट स्टिमुलेट इट्स रिलीज और दैट इनहिबिट्स इट्स रिलीज। ये वाला बॉक्स ये करना है आपने। देन आप लोग नीचे आ जाओ। फंक्शन मैंने जैसे आपको बताया, ये इसने तो बहुत बड़े बड़े करके लिखे हैं ना, आप इनको अपने वर्ड्स में कर सकते हो। जस्ट आप हेडिंग्स याद करो फंक्शन की, देन आगे उनमें एक एक दो दो लाइंस आप लिख सकते हो। अब जैसे इसमें देखो ना, ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स कार्टिलेज एंड बोन ग्रोथ, इसमें इतना बड़ा लिखा है। करने वाले इसमें से क्या है, बस ये जो इसमें 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये बाकी नहीं करना, तो इस तरह पढ़ना होता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ हार्मोन अपना एक्शन कैसे करता है, सोमेटोमीडियन के जरिए लीवर में जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है सोमेटोमीडियन में। ग्राफ अगेन नहीं करने, ठीक है। रेगुलेशन करनी है इसकी, ग्राफ्स नहीं करने, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। हाइपोथैलेमिक ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, स्टिमुलेट एंड सोमेटोस्टैटिन इनहिबिट, ये उसने रेगुलेशन का ही बताया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी एबनॉर्मेलिटीज, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, ठीक है। इसके अलावा एक्रोमेगली, गार्गेंटिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आगे लिखा हुआ है इसमें पॉसिबल रोल वगैरह, ये तो फजूल, ये चीज नहीं करनी होती। देन आप लोग आ जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, जिसमें आपको 2 आ जाते हैं, ADH एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये बॉक्स में जो है उसने एक थोड़ा MCQ आपका बन जाता है कि इसमें इनके स्ट्रक्चर में दोनों में 9 अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन चेंज क्या आता है कि एक में जो है वो आर्जिनिन और फिनाइलएलानिन है, तो दूसरे में लाइसिन एंड आइसोल्यूसिन है। आगे ये पता होना चाहिए कि ADH के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। ADH का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ADH की रेगुलेशन कैसे हो रही है, एंड उसके बाद जो है वो आपका यस, ठीक है। एल्डोस्टेरोन एस्केप आपका नहीं, इसमें एल्डोस्टेरोन एस्केप इसमें तो नहीं आएगा आपका, वो आगे होगा। अच्छा, देन आप लोग आ जाओ, ये जो ऑक्सीटोसिन का है ना, ये आप बाद में भी पढ़ोगे, बस इसमें आप हेडिंग बेसिकली कर लो, कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है, मिल्क रिजेक्शन करवा रहा है। देन थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थायराइड का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सारा ही रीड करना, जो अनइम्पॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा और इम्पॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, लेकिन ये थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी सिंथेसिस। ये सारी थ्योरी अगर आपको ना भी आती हो, बस आपको ये वाली डायग्राम आती हो ना, ये वाली, इस डायग्राम से आपको ये सारी थ्योरी समझ आ जाएगी,
तो सिंथेसिस थायराइड हार्मोन की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में ब्लॉकेज के जरिए कुछ ड्रग्स होंगी जो इसकी सिंथेसिस को रोकेंगी, तो इससे आपको होगा। आप एंडो यहाँ से अच्छी कर लोगे ना गाइडेंस से, तो आपको बायोकेमिस्ट्री करने में भी आसानी हो जाएगी। ये जो इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, आयोडीनेशन, ऑर्गेनिफिकेशन, ऑक्सीडेशन, ये डायग्राम्स आपको सारे समझ आ जाएंगे। देन आगे ये जो है रिलीज फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, ये तो जस्ट रीड करने वाली बात है, इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांसपोर्ट में भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजियोलॉजिकल फंक्शन, उसमें आप ये डायग्राम कर लो। ये डायग्राम में इसने इसका मैकेनिज्म भी बताया हुआ है और नीचे सारे फंक्शन भी समराइज करके लिखे हुए हैं। ये पूरी डायग्राम कर लोगे ना, आगे सारा ये जो 2-4 पेजों में इसने फंक्शन और मैकेनिज्म लिखा हुआ ना, वो आपका काम सारा इस डायग्राम के जरिए हो जाएगा। इसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ये स्पेशली जो इसके फंक्शन है ना CVS के ऊपर, वो बहुत पूछते हैं सर साकिब। हाँ, ये ट्रेमर्स भी करवाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मसल ट्रेमर करवाता है, ठीक है। रेगुलेशन कैसे होती है, रेगुलेशन का पता होना चाहिए, मैकेनिज्म का पता होना चाहिए। देन आगे जो है, अब इसने देखे थीरी बहुत बड़ी करके लिखी होती है। रेगुलेशन आप एक ये डायग्राम कर लो ना, सारी थीरी आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि आप सारी इसकी थीरी को रट्टा मार के चलो। देन अब नॉर्मेलिटीज, हाइपोथायराइडिज्म क्या है, हाइपरथायराइडिज्म क्या है, ग्रेव डिजीज क्या है, हाशिमोटो डिजीज क्या है, क्रेटिनिज्म, मिक्स्ड एडीमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। और कुछ ड्रग्स के जो नाम लिखे हुए हैं जो इसके मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक करती हैं, वो नाम थोड़े से पता होने चाहिए। और ये जो है एडीमा क्यों होता है बेसिकली, ये भी पता होना चाहिए हाइपोथायराइडिज्म में। एक्सोफिथैलेमस क्यों होता है, ये पूछते होते हैं सर। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है कि इसमें जो है हम थायरॉक्सिन को मेजर करते हैं, और इसका ट्रीटमेंट भी क्या है, ये पता होना चाहिए आपको। और ये जो इसमें लिखी हुई है स्पेशली, ये जो है ना इडियोपैथिक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे ये जो लिखा हुआ है ना मिक्स्ड एडीमा के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस और एडीमा की रीजन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। क्रेटिनिज्म अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल। देन अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर इज द एड्रिनल हार्मोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे जो करने वाली चीज़ है ना, ये स्टार्ट में तो रीड, ये इसमें कुछ ऐसा जिसमें कोई बात नहीं है, इसने हिस्ट्रो डाली हुई है, ये करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो आप, ये यहाँ से मिनरलोकॉर्टिकॉइड से मेन जो है, आपको नाम पता हो मिनरलोकॉर्टिकॉइड के, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के। ये सिंथेसिस का पाथवे अभी तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, बायोकेमिस्ट्री में ही पूछेंगे, तो अभी बेशक आप इसको स्किप कर दो। ये टेबल भी नहीं करना, ये टेबल भी स्किप कर दो। आगे आ जाओ आप लोग। फंक्शंस, यस फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। ये फंक्शन ज्यादा एल्डोस्टेरोन हमारा प्रॉफ का क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए आपको। ये वैसे नोट्स में ज्यादा अच्छा करके लिखा है, नोट्स से बस ये देख लेना, 5-6 फंक्शन वहाँ पे करके लिखे हुए हैं हेडिंग वाइज, उनकी हेडिंग देख लेना कि क्या फंक्शन है, उन हेडिंग को ना इधर बुक पे लिख लो। और इसमें कोर्स वाला आता है व्हाट इज एल्डोस्टेरोन एस्केप। मैं ना कुछ फिगर्स भी भेजूंगा जेपी के फ्लो चार्ट्स की, तो वो इसके साथ हो जाएंगी। बाकी ये डायग्राम्स नहीं करनी, ये जो ग्राफ बने हुए हैं। फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन करो, एल्डोस्टेरोन एस्केप क्या होता है ये पता होना चाहिए, इसके इफेक्ट्स क्या हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे ये पता होना चाहिए। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसने बहुत लंबा लंबा करके लिखा हुआ है, आप इतने सारा नहीं करना है, रीड करके आप समराइज करके हेडिंग्स बना लो 3-4 करके कि ये फंक्शन है, इसके आगे आप उसमें खुद से लिखो, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, अच्छा एक्सेस एल्डोस्टेरोन जो है वो हाइपोकलीमिया करवा देगा, आपकी जो है अल्कलोसिस करवा देगा, आपका जो है वो हाइपरनेट्रीमिया करवा देगा, हाइपोकलीमिया करवा देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देन जो है वो ये आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एल्डोस्टेरोन का ये लिखा हुआ है, जो आपकी गुज़श्ता दिनों में असाइनमेंट भी आई थी, वो ये है कौन सी ड्रग्स इसको ब्लॉक करती हैं, वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। खैर वो किडनी में इंपॉर्टेंट है, वो इधर नहीं इंपॉर्टेंट आपका। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है इसका। अब ये देखो खुद सोचो, सेलुलर मैकेनिज्म देखो इसने कितना लंबा करके इधर लिखा हुआ है, हालांकि जस्ट ये एक डायग्राम आपने ड्रा करनी है तो आपका मैकेनिज्म हो जाता है। अच्छा अब देन आप लोग आ जाओ नॉन जीनोमिक एक्शन, ये बस रीड करने वाली बात है। रेगुलेशन इसकी कैसे हो रही है, ये 4-5 पॉइंट बस इसमें करने हैं, ये आगे डायग्राम या फिगर वगैरह नहीं करनी। फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये इंपॉर्टेंट है, क्या इनके जो इफेक्ट्स होते हैं मेटाबॉलिक पे, कार्ब पे, लिपिड पे, प्रोटीन पे। उस सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, ये नीचे आ जाओ बस आप, ये मैंने बताया हेडिंग करनी है, अंदर 2-2 लाइंस बस आपने अपने लफ्ज़ में कर लेनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रेस, स्ट्रेस रेगुलेटिंग हार्मोन है कार्टिसोल। कैसे स्ट्रेस इन्फॉर्मेशन को कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स ऑफ हाई कार्टिसोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये जो 5 पॉइंट्स लिखे हैं ना,
ये वाले कि कार्टिसोल प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन बाय स्टेबलाइजिंग लाइसोसोम एंड अदर इफेक्ट्स, ये पेट प्रॉफ का क्वेश्चन है कि कैसे कार्टिसोल जो है स्ट्रेस को रिड्यूस करवाता है। बाकी जस्ट रीड करना है। देन आप लोग आ जाओ आगे, ये जो आगे इसने पिंक बॉक्सेस में लिखा हुआ है जैसे रीड वाला, कुछ में ऐसे इंपॉर्टेंट बात नहीं है। यस, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि ग्लूकोकार्टिकाइड क्या करता है, 11 बीटा हाइड्रोक्सीस्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज को इफेक्ट करता है। और ये जो सिंड्रोम एक लिखा हुआ है एपरेंट मिनरलोकार्टिकाइड एक्सेस सिंड्रोम, इसमें ये क्लिनिकल देख लेना बस। देन रेगुलेशन इसकी डायग्राम के जरिए बनी हुई है, थ्योरी में इसने बहुत बड़ी करके लिखी हुई है। आप डायग्राम को प्रेफर किया करो, फ्लो चार्ट को प्रेफर किया करो, क्योंकि एग्जामिनर के पास भी कम टाइम होता है थ्योरी पढ़ने का। अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हो तो बेटर मार्क्स मिलते हैं। देन आप लोग आगे आ जाओ, अगेन के कौन से फैक्टर्स इसकी सिक्रीशन को बढ़ा रहे हैं, कौन सा कम करवा रहे हैं। देन आगे इसने ये जो लिखा हुआ है ना, सेंसिस एंड सिक्रीशन विद मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये अभी आप बस रीड करो। ये बायोकेमिस्ट्री के रेफरेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी के रेफरेंस से इंपॉर्टेंट नहीं है। बस उसमें से ये बताया हुआ है कि जब आपका कार्टिसोल रिलीज होता है ना ACTH की सिक्रीशन से, तो जो आपका स्किन का कलर डिटरमाइन करता है आपका मेलानोसाइट्स होते हैं, वो भी सिक्रीट होते हैं। सो कार्टिसोल जो है वो मिमिक कर सकता है एक्शन ऑफ MSH को, और ये भी जो है वो आपकी स्किन की पिगमेंटेशन करा सकता है। समराइज बात उसने ये बताई भी है। देन आपका क्लिनिकल्स आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स हैं। सबसे पहला एडिसन डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। इसमें क्या होगा, मिनरलोकार्टिकाइड की डेफिशिएंसी, ग्लूकोकार्टिकाइड की डेफिशिएंसी, एंड्रोजन की डेफिशिएंसी, मेलानिन की पिगमेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो है वो कुशिंग सिंड्रोम, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन कुशिंग सिंड्रोम एंड कुशिंग डिजीज बाय डेक्सामेथासोन टेस्ट। ठीक है, अच्छा इसको पढ़ते हुए कोई भी चीज़ आपको ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आपको बहुत सी चीज़ें नहीं समझ आएंगी वो मैं आपको बता दूंगा, अभी इसको पढ़ते हुए ना समझ आए कहीं भी। ठीक है, अभी बस मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्या है। इफेक्ट्स ऑफ कुशिंग सिंड्रोम क्या होंगे कार्ब पे, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे। अब कुशिंग में हो क्या रहा है, कार्टिसोल बढ़ रहा है, तो जस्ट आपने जो जो इफेक्ट थे उसके कार्ब पे, मेटाबॉलिज्म पे, लिपिड के मेटाबॉलिज्म पे, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पे, वो आपने हाई करके बता देने हैं बस। इतना इस तरह आप जो है वो करते होते हो। बस आपको डिजीज की अंडरलाइन मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि डिजीज में हो क्या रहा है, कि हार्मोन कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। फंक्शन अगर आपको पता होंगे आप खुद से वो डिजीज बता सकते हो कि आप इसी डिजीज में अगर कुशिंग है तो उसमें फंक्शन ज्यादा हो रहे हैं तो आप हर फंक्शन ज्यादा करके बता दो। इसी तरह एडिसन है उसमें फंक्शन कम हो रहे हैं तो आप हर फंक्शन कम करके बता दो। तो इस तरह आपकी डिजीज सारी क्लियर हो जाती है। देन कॉन सिंड्रोम क्या है, एपरेंट मिनरलो एक्सेस कार्टिकाइड सिंड्रोम क्या है, एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम क्या है। अब एंडो आपकी यहाँ पे ना 80% क्लोज हो जाती है, जो 80% भी नहीं कहूंगा मैं, 90% कहूंगा। जो नेक्स्ट 2 चैप्टर है ना वो इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। ये इंसुलिन, ग्लूकागॉन, डायबिटीज वाले, इसमें जो इम्पोर्टेंट है बस मैं आपको वो बताता हूँ। बाकी तो बस इसने ये थ्योरी लिखी हुई है। इसमें इंसुलिन की सिंथेसिस आपको आनी चाहिए क्योंकि आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, A चेन, B चेन, C चेन होती है। अभी ना भी करो तो कोई मसला नहीं है, जो मैंने पहले बताया एंडो का वो अच्छी तरह करना। ये नेक्स्ट 2 चैप्टर एंड पे रखना। केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस इसको रीड देना। बाकी टायरोसिन सिग्नलिंग ये आप कर चुके हो, ये खैर वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ये सवाल पूछा जाता है फिजियोलॉजी में, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन ऑन द मेटाबॉलिज्म, कार्ब मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो इसमें आपने हेडिंग याद करनी होती है और आगे 2-2 लाइनें अपने अल्फाज में, ग्राफ्स कोई नहीं करने, अगेन रिपीट बता रहा हूँ। ठीक है, ये हेडिंग करनी है बस, जैसे कि इंसुलिन प्रमोट कर रही है लीवर अपटेक को, ग्लूकोज का रिलीज हो रहा है, इंसुलिन प्रमोट कर रही है, ग्लाइकोजन बना रही है आपका, सारी बायोकेमिस्ट्री की बातें हैं। लैक ऑफ इंसुलिन से क्या होगा, ब्रेन मुकम्मल डिपेंड कर रहा होता है। फैट मेटाबॉलिज्म पे इसका क्या इफेक्ट होगा। अच्छा, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, इस तरह के सवाल आ जाते हैं। इंसुलिन ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, इंसुलिन का ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट क्या होगा, इंसुलिन को कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लेवल को कैसे कम करवा रही होती है, तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी से कैसे जो है वो आपको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो जाएगा। देन इसमें से एक सवाल हमें प्रॉफ में आया था, ये ग्राफ नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन रिलीज कैसे होता है, रिलीजिंग एक्शन ऑफ द इंसुलिन, ये जो बॉक्स है ये इंपॉर्टेंट है। डायग्राम, मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन क्या है, और ये भी बॉक्स इंपॉर्टेंट है। कौन से फैक्टर इंसुलिन का रिलीज करवा रहे हैं, कौन से कम करवा रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। हाँ, बाकी ऐसा जिसमें कोई पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। इसमें एक चीज़ आपकी होगी, नहीं वो आगे आएगा। हाँ, बाकी इसमें भी इतना इम्पोर्टेंट वाला नहीं है। ग्लूकागॉन एंड इसके फंक्शंस, ये भी जस्ट रीड वाला, कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। रेगुलेशन ऑफ ग्लूकागॉन जस्ट रीड वाला है।
ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है बॉक्स। सोमेटोस्टैटिन दोनों की सिचुएशन को कम कराता है, और ये जो इसके 2-3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये डब्बा इंपॉर्टेंट है। समरी ये लिखी हुई है आगे, यस ये इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज आपने ये सारा पढ़ना है यहाँ से। तो इस चैप्टर में करने वाली बात आपकी बस ये है कि इंसुलिन के इफेक्ट्स क्या हैं, इंसुलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इंसुलिन का मैकेनिज्म ऑफ रिलीज क्या है, और कौन से फैक्टर इंसुलिन की सिचुएशन को बढ़ा रहे हैं, इंसुलिन की सिचुएशन को कम करा रहे हैं, एंड देन डायबिटिक मेलाइटिस क्या है, एंड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। या बायोकेमिस्ट्री में भी ज्यादा पढ़ोगी। आगे आ जाओ। अगेन अब जैसे इसने डायबिटीज कितना लंबा करके लिखा है, तो मेन इसमें करने वाला आपका काम होगा टाइप 1 एंड टाइप 2 का डिफरेंशिएशन और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। पीटीएच पे आ जाओ, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है जो पूछते हैं सर टेटनी क्या है, किस लेवल पे टेटनी जाके होती है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है। बाकी इसमें ऐसे फिलहाल कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, वो मैं बताऊंगा करने वाली चीज। नहीं बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपने नहीं अभी तक इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसने रीड करना हो वो सारा रीड दे भाई। मैं पहले बता रहा हूँ, कुछ बच्चों की आदत होती है वो सारा रीड करते हैं छोड़ते नहीं। वो खैर वाइवा के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है, मैं भी आपको रिटर्न के वाले से बता रहा हूँ। इसमें फिलहाल और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। टेटनी फिलहाल इंपॉर्टेंट था जो और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आपने अच्छे से करना है, ठीक है। बोन रिजॉर्प्शन कैसे होती है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, ये बना हुआ है, ये आपने अच्छे से करना है, ये डायग्राम का फिनोमेना। एक जो है ये दो तरह से होती है, एक होती है ऑस्टियोक्लास्ट के फंक्शन के रेफरेंस से आपने बताना है, खैर वो हाँ, और दूसरा आपका ये मैं आपको बताता हूँ। हाँ ये आपने ना ये डायग्राम अच्छे से कर लेनी है, रिजॉर्प्शन ऑफ बोन, फंक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। बाकी कोई चीज में इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फ्लो चार्ट कर लीजिएगा विटामिन डी वाला, ये ऑलरेडी आप वही है जो फर्स्ट ईयर में आप करके आए हुए हो, विटामिन डी में पढ़ा था। ग्राफ्स नहीं करने, ठीक है। एक्शन ऑफ विटामिन डी क्या है, वही है पहले वाली बात। देन आप पीटीएच पे आ जाओ। पीटीएच में आपने क्या करना है, पहले तो इसने खाली एनाटॉमी वगैरह बताई हुई है। आपको पीटीएच के इफेक्ट पता हो कैल्शियम के ऊपर एंड फॉस्फेट के ऊपर, और ये ऑलरेडी आपको उसमें भी आपको मैंने फर्स्ट ईयर में अच्छा पढ़ाया था, हाइपर पैराथायराइडिज्म की टाइप्स, ठीक है। लेकिन वो बायोकेमिस्ट्री के रेफरेंस में इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थोड़ा रीड कर लीजिएगा। रैपिड फेज ऑफ बोन रिजॉर्प्शन दैट इज ऑस्टियोलाइसिस एंड स्लो फेज ऑफ बोन रिजॉर्प्शन दैट इज ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेशन, ये बस 2 पैराग्राफ रीड कर लीजिएगा। बाकी एक्शन ऑफ पीटीएच के लिए आपने ये फ्लो चार्ट कर लेना है, ये वाला। बाकी ग्राफ्स वगैरह नहीं करने। कैल्सिटोनिन बस हेडिंग्स इसकी कर लो, फंक्शन क्या है इसका, कुछ इंपॉर्टेंट इतना नहीं लिखा हुआ इसने। और आप फिर आपका ये क्लिनिकल आ जाते हैं, हाइपरपैराथायराइडिज्म, खैर ये ऑलरेडी आप कर चुके हो, इसमें कुछ इसमें नई बात आपको नहीं मिलेगी। देखिए ऑस्टियोमलेशिया, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से करना। व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इट, बस ये है आपकी एंडो। सो किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, वो पूछ सकता है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश की है। मेन फोकस आपने रखना है, आपने इंट्रोडक्शन में जो कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं उन पे, देन आपने थायराइड वाला चैप्टर अच्छे से करना है, देन आपने किडनी वाला चैप्टर अच्छे से करना है, एंड देन आपने पिट्यूटरी एंड ग्रोथ हार्मोन वाला करना है। इंसुलिन वाला और ये पीटीएच वाला बहुत सिलेक्टिव है, इसको एंड पे रखना। पास पेपर्स भी देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए, लेकिन मैंने आपको साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं वही आए होते हैं। सो एंडो में घुमा के सवाल नहीं आता, सीधा सीधा ही सवाल आता है। क्लिनिकल भी आ जाए तो सीधा सीधा ही होता है कि किसी हार्मोन के ज्यादा फंक्शंस करके लिखे होंगे सवाल में, किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी के साइन एंड सिम्टम लिखे होंगे, वही बताना होता है कि कौन सा हार्मोन डेफिशिएंट है, उसके नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या नॉर्मल फंक्शन क्या है। बस इस तरह करके आपने होता है एंडो का। सो जज़ाकल्लाहु खैरा।